क्लास 10th जो साइंस है विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपका जो बोर्ड पेपर होने वाला है ना विज्ञान का, वो इसमें लगभग यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, हृदय क्या करता है? हृदय हमारा जो होता है वो रक्त का परिसंचरण करता है ना। क्या करता है? रक्त का परिसंचरण करता है, ये ध्यान रखेंगे। कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है? तो स्फाइगनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है किस चीज़ की? आयोडीन की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेड्यूला करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं होते हैं? तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास एक चित्र दे रखा है, ये कॉर्क है, ये गैस है, कांच की नली है, ये तनु ट्यूबवेल। कह रहे हैं दिए गए चित्र अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले एक्स गैस को पहचानिए। कौन सी गैस बनेगी ये आपको बताना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व क्यों मुलायम है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से तत्वों को पहचानिए। तो वो तत्व कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो वो है पोटेशियम। वो तत्व कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, कहाँ लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए? तो सभी के लिए लागू होता है। पानी का अपवर्तन 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है? सी अपॉन वी। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन एन। सी कितना? 3 × 10⁸ और एन हमें दे रखा है 1.33। ठीक है, इसको सरल करोगे ऑप्शन नंबर 100 आपको आंसर मिल जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है ना। कह रहे हैं ऐसा यूनिट, अच्छा ये तो अंग्रेजी में आ गया। कह रहे हैं दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये सारे प्रतिरोध एक दूसरे से एक के साथ जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इन सबको जोड़ दो, 2 ओम, 2 ओम और 4, तो ये क्या हो जाएगा? 8 ओम। 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने को कौन सी युक्ति कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, कौन सी युक्ति कहते हैं बच्चों? विद्युत जनित्र कहते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को डैश क्रिया विधि से नियंत्रित किया जाता है। कौन सी क्रिया विधि से? प्रतिक्रिया विधि से, प्रतिवर्ती। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। कौन से आवेग को? वैद्युत आवेग को। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा कितनी होती है? 10% होती है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। प्रतिबिंब वी बिंब दूरी यू का जो अनुपात लेंस के लिए क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है बच्चों? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अब मैं प्रश्न और उत्तर आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन, किसका बच्चों? न्यूरॉन संगठित जाल से बना हुआ होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमित करती है? तो वो करती है पीयूष ग्रंथि। कौन करती है बच्चों? पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, CFC का पूरा नाम क्या है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानव के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में।
पुनः चक्रण क्या होता है? अनेक ऐसी वस्तुएं जो प्रयोग करने के उपरांत पुनः नया रूप देकर उपयोग की जा सकती है तो पुनः चक्रण कहलाती है। ठीक है बच्चों। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम होता है सिट्रिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकन चित्र बनाइए। तो देखो बच्चों, ये है नामांकन चित्र, ये आपको पूरा बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा या फिर कसेला होता है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण लिखिए। दंत क्षय का कारण दांतों के संरचना में असंतुलन, मांसपेशियों के नकारात्मक प्रभाव, नियमित दांत की सफाई का अभाव, तनाव, जीवाणु संक्रमण, खुराक विशेषताओं के अभाव से होता है। ये दंत क्षय आपका। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य होता है? तो धारा नियंत्रक क्या होता है? एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रक एक परिवर्तनीय प्रतिरोधक होता है जो मैन्युअल रूप से प्रतिरोध को कम करके और बढ़ाकर विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, और दिष्ट धारा वह धारा क्या जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं। तो ये मेन अंतर है सबसे। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? किस प्रकार का होता है? तो किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है बच्चों? समान होता है। अब आते खंड ब में। कह रहे हैं जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका होती है बच्चों? देखिए, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवाश्म पृथ्वी की सतह पर बिखरे हुए मृत जीवों या उनके अवशेषों से बने हुए होते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर तीन अंगों जल, वायु और मिट्टी के संयुक्त बनाने में मदद करते हैं। ये जीवाश्म पौधे और अन्य जीवों के लिए मूल आहार के स्रोत के रूप में काम करते हैं और पृथ्वी की भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये होता है। अगला प्रश्न है, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण क्यों आवश्यक है? देखो, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। दोहरा रक्त परिसंचरण आवश्यक होता है ताकि शरीर के अंदर उपयुक्त मात्रा में पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व आदि संतुलित स्थिर बना रहे। दोहरा परिसंचरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। दोहरा परिसंचरण शरीर में विभिन्न विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है और अतिरिक्त निकाल देता है। दोहरा परिसंचरण द्वारा अधिकतम जीवाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं और संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसलिए दोहरा परिसंचरण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कह रहे मेंढक और छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। ये मेंढक का है और ये छिपकली का, लिजर्ड का है। ये चित्र बना के दिखाना था। ठीक है ना? दिखने में एक जैसे हैं, संरचना में एक जैसे, कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये हो गया। पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता किसे कहते हैं? देखो बच्चों, उत्पादक क्या होता है? हरे पौधे। वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते अथवा भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। लौह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है, या फिर लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकन चित्र बनाइए। ये चित्र बनाना है आपको। चित्र बनाने के लिए बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बार बार यही चित्र रिपीट होते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच गिलास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है, नाम सहित नामांकन चित्र, ये चित्र बनाना है आपको। अगला प्रश्न है, ऊष्माशेषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ये उदाहरण है। ठीक है, मीथेन में ऑक्सीजन मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना और ऊर्जा मुक्त हुई। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है?
जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे ये। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। तन्यता को परिभाषित कीजिए, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखाइए। तन्यता क्या होता है? जिसे हम खींच के लंबे तार के रूप में बना सकते हैं ना, गर्म करके। किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींच कर आकार बदलने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिखिए। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित बिंदु, ये तीनों एक ही तल में होते हैं जब, और इसमें स्नेल का नियम होता है, जब प्रकाश किरण की दो माध्यमों के सीमा के बीच, ठीक है, सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला है, श्रेणी क्रम में संयोजित चार प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने 3 श्रेणी क्रम का भी करा रखा है, समांतर क्रम का भी करा रखा है। तो ठीक है, जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया ना, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ तो 3 के लिए 3 की जगह बस 4 कर देना, ये पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा था। श्रेणी क्रम का भी यहाँ मैंने कराया, समांतर क्रम का भी मैंने करा रखा है। अगले प्रश्न में आ जाओ। 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है ये बार बार आता है, और ये न्यूमेरिकल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों एक 1 शॉट वीडियो मैंने करा रखी है न्यूमेरिकल की, 1 शॉट 1 घंटे में, उस वीडियो को देख लीजिए। ये क्वेश्चन और भी हर चैप्टर के जो क्वेश्चन बार बार आते हैं सब करा रखे हैं। ठीक है, वहाँ लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगला प्रश्न है, आते हैं सेक्शन सी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है बच्चों? परिनालिका क्या है? परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? तो किसी खोखले बेलन पर पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। ठीक है, किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पैटर्न चित्र में दिखाया गया है। ये मैंने दिखा दिया। और परिनालिका के भीतर ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है? प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देते हैं। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगले, पौधे स्टोमेटा के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और फिर केल्विन के प्रकाश संश्लेषण के चक्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये चीज होता है 3 स्टेप। अगला है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो मानव फुफ्फुस गैसों के विनिमय के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फुफ्फुस के माध्यम से लिया जाता है और रक्त में वितरित किया जाता है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी फुफ्फुस में जमा होता है और उसे फिर श्वसन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार मानव फुफ्फुस अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से गैसों के विनिमय को संभव बना पाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेन एरिया का चित्र बनाइए, विकासशील संबंध में जीवांश के महत्व को समझाइए। तो प्लेन एरिया का चित्र मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यह प्लेन एरिया का चित्र। और नेक्स्ट उत्तर जो है, विकासशील संबंध स्थापित करने में जीवांश अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युगों पहले जो जीव ऐसे वातावरण में चले गए थे जहां उनका पूर्ण अपघटन नहीं हुआ और उनके शरीर की छाप चट्टानों पर सुरक्षित रह गई, वे परिरक्षित जीवाश्म ही जीवाश्म कहलाते हैं। जब जीवाश्मों की खुदाई से प्राप्ति की जाती है तो उनकी प्राप्ति की गहराई से पता लग जाता है कि वो लगभग कितना पुराना है। फॉसिल डेटिंग इस काम में सहायक सिद्ध होती है। जो जीवाश्म जितनी अधिक गहराई से प्राप्त होगा वह उतना ही पुराना होगा। ठीक है, ये इतना लिख देना। अगला प्रश्न है, मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। तो ये आप दिखा देना है, ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बोना है। तो ये कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है। ठीक है, ये चित्र आपको बना के दिखाना है कुल मिलाकर F1 पीढ़ी के प्रभावी लक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण जिसे उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है
उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उदाहरण भी देना है, जैसे कार्बन का ऑक्सीकरण C+O2 CO2, सल्फर का ऑक्सीकरण S+O2 SO2। इसमें बताना है, संतुलित करना है, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, हमें संतुलित करना है। सो देखो बच्चों बहुत ही आसान है, यहाँ पर N2 है और यहाँ N1 है, तो N को 2 बनाने के 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 3 बनाने के 3 से गुणा कर देंगे। तो कॉपर भी 3 हो गया, कॉपर को 3 बनाने के 3 से गुणा कर देंगे, हो गया संतुलित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, या फिर अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझा। अपचयन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये लिख देना है। पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को भी हम अपचयन कहते हैं, ये भी लिख सकते हो, ये उदाहरण है। ठीक है, देखो Zn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कह रहे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, इसको संतुलित करना है। देखो बच्चों यहाँ पर Na कितना है, 2 बार है, 2 से गुणा करेंगे, तो देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 बार, और इधर हो गया 6 बार, 4 और ये 2 6 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, और इधर है 1, 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4। सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया संतुलित। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रट लो। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए, हर साल आता है। ठीक है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम रट लो। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारावी चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न को समझाइए, हर साल आने वाला प्रश्न है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये उसका सिद्धांत है। और ये चित्र है, ये हमारी विभक्त वलय होती है, ये हमारा ब्रश होता है, ये बैटरी होती है, ये चुंबक होते हैं 2, है ना। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है, इसको यूं घुमाता रहता है। इसमें क्षेत्र चुंबक आर्मेचर ये सब लगे रहते हैं, है ना। और फिर आपको ये कार्यविधि पूरी लिखनी है, कार्यविधि रट डालो। ठीक है, इसे रट डालो, ये हर साल आता है, हर साल। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, किसी सांप को अकस्मात देखते ही एकाएक कूद कर पीछे हट जाना, या किसी गर्म जगह पर अपना हाथ रखते तुरंत पीछे हाथ हटा लेना। जंतु में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है, तो देखो जंतु में प्रतिवर्ती चाप उनके शरीर की आवासीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस चाप के विकास से जंतु अपने आप को अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से उतार चढ़ाव के साथ साथ संभाल सकते हैं। जंतु में प्रतिवर्ती चाप की सहायता से उनके शरीर के भार को बराबर ढंग से विभाजित किया जाता है, जिससे वे अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़े रह सकते हैं। इसके अलावा जंतु अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को संभालने के लिए प्रतिचाप का उपयोग करते हैं, ये लिख देना आप। प्रतिवर्ती चाप का एक नामांकित चित्र बना दीजिए। देखो ये गर्म है, हाथ छूते ऐसे हाथ हटा लेते हो, तो ये प्रतिवर्ती चाप का एक बढ़िया चित्र हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछा गया अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है, तो वह एस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्टेरोन, स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ठीक है, कार्य लिखिए, ये बोल रहे हैं। तो अंतःस्रावी एक तो थायराइड ग्रंथि हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं और अपना स्राव सीधा रक्त में स्रावित करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। एक है थायराइड ग्रंथि, यह हमारी गर्दन में कंठ के दोनों ओर स्थित होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है कोशिका श्वसन दर को बढ़ाता है, यह आधारी उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, यह हार्मोन के देह ताप को नियंत्रित करता है, शारीरिक वृद्धि को अन्य हार्मोनों के साथ मिलकर नियंत्रित करता है, उभयचरों के कायांतरण में आवश्यक होता है। पहली ग्रंथि हो गई। दूसरी ग्रंथि मैं बता देता हूँ, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो लैंगरहैंस द्वीप कहलाती हैं। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन सीधे ही रक्त द्वारा अन्य हार्मोनों की तरह स्थानांतरित होते हैं।
लैंगरहैंस में अल्फा और बीटा का कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो कोशिकाओं में ग्लूकोन एवं बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। इंसुलिन रुधिर में उपस्थित शर्करा को ग्लाइकोज में बदलता है और ग्लाइकोजन पानी में अविलेय है एवं यकृत में संचित रहती है। ये पूरा आप लिख देंगे, ठीक है, ये काम होता है। अगला है मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। मादा में तो ये नर है, ये मादा है, अंतःस्रावी ग्रंथि को बना के दिखाना है, ठीक है, आराम से बन गया होगा। आगे बढ़ते गए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिप्सम का सूत्र क्या होता है बच्चों? जिप्सम का होता है CaSO2H2O और विरंजक चूर्ण का होता है CaCl2। बेकिंग सोडा का क्या होता है NaHCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है ये सेकंड वाला CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें X और Y निकलती हैं। X फट की ध्वनि के साथ जलती है और Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी होता है। X और Y कौन सी होंगी, उनका नाम लिखिए। X तो आपका होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और Y आपका क्या होगा क्लोरीन गैस, ये आप लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहने उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते हुए क्रम में लिखिए। सांद्रता के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं सीरियल कर दे रहा हूँ, ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। नींबू का रस नंबर 2 पे आ जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में, क्या ना घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बढ़ता हुआ लिखोगे वही घटता हुआ क्रम हो जाएगा। सांद्रता जो जितनी कम होती है उतना ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा है सांद्रण इसका, ठीक है। H पॉजिटिव आयन इसमें सबसे ज़्यादा है। फिर नंबर 3 पे ये आ जाएगा और नंबर 4 पे ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक सोडियम यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तब लवण जल एवं गैस Y होती है। यौगिक X का पाव रोटी को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। तो पावर कौन सा मुलायम बनाता है? X देखते पता चल गया भैया, ये हो गया NO2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, बेकिंग सोडा। और गैस Y चूने के पानी को दूधिया कर दिए, तो वो कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये यौगिक है। और गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। या फिर इसमें पूछा गया लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। एक डायप्टर निर्धारित कर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह किस प्रकार का लेंस है, ठीक है, प्लस है यानी उत्तल लेंस है। एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना भी दिखाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।